हो गया। चलिए आज का जो टॉपिक है दैट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डिस्कस किया था हमने एक क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि हम किससे डिनोट करते हैं सर, ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द सोर्स चार्ज। मतलब कि आपके पास ये सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आपके पास है, इसकी विसिनिटी में एट सम डिस्टेंस, लेट्स सपोज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सर इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या देता है हमें, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। मोर द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास। लेकिन पोटेंशियल भी हमने पढ़ा सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके साथ रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को लाने के लिए कहां से कहां तक हमने ये पढ़ा था, मान लीजिए आपके पास सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से फील्ड होगा कुछ, मान लीजिए ये इसका रीजन है, मतलब इसका इन्फ्लुएंस इसी रीजन में है, ठीक है ना। सो बाकी जितने भी चार्ज हैं उनके साथ ये क्या करेगा यहाँ पे सर, इंटरेक्ट कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए आप ला रहे हो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी के माने यहाँ पे ये है इसके फील्ड के दायरे के बाहर, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाओगे, कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे लाना है आपको, कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, उतना ही आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, किसी को अंदर आना है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, वो धक्का दे रहा है, ठीक है, वो धक्का दे रहा है, लेकिन मैं यहां से अपोज ज्यादा कर रहा हूं, तो ही हैज टू डू और शी हैज टू डू मोर अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा ताकि दरवाजा खुले और अंदर आ जाए। इन द सेम वे जितना आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा अंदर आने के लिए इस फील्ड में पर्टिकुलर पॉइंट पे, उतना ही आपके पास इस फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो उसके लिए मेजर करने के लिए हमने एक स्केलर क्वांटिटी को लाया जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फर्क क्या है इन दोनों में, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर। इससे भी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। अब वेक्टर के साथ खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्केलर के साथ खेलना थोड़ा आसान होता है, ठीक है ना। बात है सब। अब ये सारी दास्तान इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रिलेटेड है फ्लक्स में। हमने ये चीज़ भी समझी थी सर, क्या कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली दिखाने के लिए हम हाइपोथेटिकल लाइंस को यहाँ पे ड्रा करते हैं, जो कि इमर्ज होते हैं, मतलब निकलते हैं कहाँ से, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से, और जिनका सिंक हमारे पास है कौन, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। इन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस। मोर यू ड्रा दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। अगर किसी ने ड्रा की 4 लाइंस, किसी ने 50 लाइंस, तो 50 लाइन जहाँ पे होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या होगी सर, ज्यादा। जहाँ कम ड्रा करोगे वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कम होगी, ठीक है। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और आइसोलेटेड मतलब अकेला, मतलब फर्क क्या पड़ेगा, फर्क क्या पड़ने वाला, आइसोलेटेड का मतलब किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है। अगर किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है तो किसी दूसरे चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस आ जाएगी उसके साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। हमेशा आइसोलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर आपके पास होगा, उनकी वजह से जो फील्ड लाइंस होगी वो स्ट्रेट लाइंस होगी। क्या होगी सर, स्ट्रेट लाइंस। लेकिन हमने एक और चीज़ भी पढ़ी, मैं सारी चीज़ें आप अभी नहीं बता सकता, मैंने इससे पहले बोला भी है, रिवाइज करना होगा तो आप देख सकते वीडियोस को। सो फील्ड लाइन स्ट्रेट निकलेगी, इधर से भी इससे निकलेगी, सॉरी वहाँ पे मैंने गलती की, इनकी डायरेक्शन उल्टी मैंने बना दिया। एक काम करते हैं, अब फील्ड लाइंस क्या होगी, इनवर्ट्स है ना सर, ये इनवर्ट्स, यहाँ इनवर्ट्स होगी और यहाँ क्या होगी सर, दीज आर आउटवर्ड्स।
एंड आपको पता है इसकी वजह से फील्ड हो स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्या होता है, इससे पहले पढ़ा था, स्फेरिकली सिमेट्रिक। सारी चीज़ें मैं वो रिवाइज करवा रहा हूँ। स्फेरिकली सिमेट्रिक के मानिए आपके पास ये है कि अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे इन ऑल द डायरेक्शन, फील्ड एट इक्वल डिस्टेंस विल बी सेम। जिस तरह स्फीयर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जाओगे, फुटबॉल है ना, फुटबॉल को इमेजिन करो, उसके सेंटर पे मान लीजिए एक चार्ज है। अब जो उसकी जो सरफेस आ जाएगी ना, सर्कमफ्रेंस जो उसका आ जाएगा, हर एक पॉइंट पे जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी सर, सेम। मैग्नीट्यूड के लिहाज से, डायरेक्शन लिहाज से क्या होगी सर, डिफरेंट। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास लेट्स सपोज फुटबॉल है लाइक दिस, एक सेकेंड, आप आ जाओ अंदर, वालेकुम अस्सलाम, बैठो इधर, क्लास ख़त्म होगी फिर डिस्कस करेंगे। सो मान लीजिए ये स्फीयर है, ठीक है, इसके सेंटर पे मान लीजिए चार्ज है, ठीक है। सो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगी। कैसे, यहाँ पे आप क्या, ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल डिस्टेंस पे वो फील्ड क्या होगा सर, सेम होगा। मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से क्या होगा सर, डिफरेंट। क्योंकि यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन ये आएगी, यहाँ पे ये आएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी, ठीक है ना। ये समझाना था मुझे कि फील्ड की स्ट्रेंथ में अलग बात है, लेकिन डायरेक्शन अलग चीज़ है। मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से हमेशा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब स्फेरिकली सिमेट्रिक तो आया, इक्वल पॉइंट्स पे जो लोकस होगा, लोकस यू नो, झुंड, लोकस का मतलब झुंड, ये सारे पार्टिकल इस सरफेस पे जो लाई करते हैं ना, दीज आर लोकस, ठीक है। एक कर्व बनाते हैं, यहाँ पे सरफेस बनाते हैं। हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड फ्रॉम द सेंटर वो इक्वल होगा, तो इट मींस कि आपके पास ये स्फेरिकली क्या होगा सर, सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आइसोलेटेड ना हो, इससे पहले हमने पढ़ा था, अगर आपके पास दोनों विसिनिटी में हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा विसिनिटी में हो गए, these two equal and opposite charges separated by very small distance, this we called as electric dipole, कहते हैं ना सर। so electric dipole consists of two equal and opposite separated by very small distance, ठीक है। तो फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेगी, पॉजिटिव, जाएगी कहाँ, बट दे आर इन देयर विसिनिटीज, तो यहाँ से निकल के अल्टीमेटली ऐसे जाएगी। तो फील्ड लाइन्स यहाँ से इमर्ज होगी, अल्टीमेटली इनका सिंक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे आपको बात है समझ, ये अंडर द इन्फ्लुएंस है, ये आपस के इन्फ्लुएंस के बाहर है, तब ये स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पे है, ये आपके पास कर्व्ड लाइन्स आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब ये सारी दास्तान फिर से क्यों बता रहे हो सर, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, फ्लक्स इज रिलेटेड टू दिस। सब फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, मान लीजिए कोई भी सरफेस आपके पास है, टेक दिस वन, ये कोई भी सरफेस आपके पास है, दिस इज अ सरफेस, लेट्स सपोज ये छोटी सी सरफेस है, इसका सरफेस एरिया में ds लेता हूँ। ds मतलब वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, बहुत ही छोटा। ये कितना छोटा है, लेट्स सपोज इट अप्रोचेस टू 0, बहुत ही कम आपके पास यहाँ पे सरफेस एरिया, इट्स स्मॉल सरफेस एलिमेंट। उधर बैठो, छोटा सा सरफेस एलिमेंट आपके पास है, दैट इज सर ds, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस पे कुछ चार्ज होगा, ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये भी मैंने समझा दिया व्हाई ओनली टू काइंड्स ऑफ चार्ज, तब भी हमने ये डिस्कस किया था। मान लीजिए इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव। सिंक इनका नेगेटिव चार्ज है, सोर्स इनका कौन सा है सर, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से कुछ ना कुछ क्या निकलेगी सर, फील्ड लाइंस। अब ऐसा जरूरी नहीं है, मान लीजिए इधर से फील्ड लाइंस, मैंने और एक सरफेस इधर रखी, अब इधर से ये फील्ड लाइंस क्या होगी सर, पास होगी ना सर। नाउ द मेजर ऑफ किसका मेजर, जिस तरह आपने पढ़ा है बचपन में, अगर मैं आपसे कह दूं एंगल किसे कहते हैं, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, है ना। आप लिखते हो ये एंगल थीटा बनता है, मेजर ऑफ रोटेशन, जितना ज़्यादा रोटेशन उतनी ज़्यादा आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एंगल ज़्यादा होगा। अब मुझे एंगल नहीं समझाना है, कहना मुझे इसी के रिलेटेड कुछ और चीज़ है, तो मेजर ऑफ रोटेशन इज एंगल। इन द सेम वे मेजर ऑफ दीज फील्ड लाइन्स coming out from any surface that we call as an electric flux, ठीक है। so what is an electric flux, it is the measure of amount of field lines which are crossing a small unit area। किसी भी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी,
इमर्ज हो जाएगी उससे, या डाइवर्ज का मतलब निकलेगी, या कन्वर्ज मतलब उधर ही जाएगी, ठीक है ना। कितनी फील्ड लाइन उससे पास हो, वेदर वो डाइवर्ज हो रही है, वेदर वो कन्वर्ज हो रही है, इसका जो मेजर हमारे पास है दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहां लिख दूं आपके लिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ, शाबाश, नंबर ऑफ field lines क्रॉसिंग, शाबाश, नॉर्मली। अब नॉर्मली को मैं अभी समझा दूंगा, नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस एलिमेंट, ठीक है, किसी भी सरफेस एलिमेंट का मतलब कुछ हिस्सा, ठीक है ना। आप जरूर ना डीएस लो, आप ले सकते हो एस ए डी ए, कुछ भी, कोई डीएस लेगा कोई डीए लेगा, वन ऑफ द सेम थिंग। अब डीएस और डीए के माने ये है बहुत छोटे सरफेस एलिमेंट है, छोटे से निकाल दूंगा फिर अल्टीमेटली एडअप कर दूंगा, बड़े एरिया से आ जाएगा। अब दो चीजें एडिशन करने के लिए तरीका है, एक एडिशन होता है डिसकंटिन्यूस चीजों को ऐड करना, डिसकंटिन्यूस नो मतलब देयर इज अ शार्प बाउंड्री बिटवीन देम, ये एक चीज है। दूसरी, अब इनमें फर्क कर सकते हो, अरे फर्क है क्यों ना करिए, क्या है इशू है ना, शार्प बाउंड्रीज बिटवीन देम, है कि नहीं। लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स है फर्क कर सकते हो, नो सर, देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन देम, आप नहीं देख सकते इनको। अगर मैं कंटिन्यूस चीजों को ऐड कर दूं वो यूज इंटीग्रेशन, अगर मैं डिसकंटिन्यूस चीजों को ऐड कर दूं वो यूज समेशन, ठीक है ना। जिस तरह आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ लिखा होगा, इससे लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ, समेशन एंड दिस इज द इंटीग्रेशन। और ये चीज़ इसमें तब आ जाती है जब ये कंटिन्यूस चीज़ों के लिए करोगे यूज़, और ये सारी चीज़ें की जाती है डिसकंटिन्यूस चीज़ों के लिए यूज़। डिसकंटिन्यूस आवा समझ कैसे, आपके पास शार्प बाउंड्री होगी, कंटिन्यूस के माने आपके पास क्या है, यहाँ पे देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। आई बात समझ। अब यहाँ पे छोटा सा सरफेस एलिमेंट लिया, अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको कैसे मेजर करते हैं, मैथमेटिकली। अब आपने तो बता दिया मोर इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स ज्यादा होगा मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस उससे या तो निकलेगी या तो उधर जाएगी, मतलब कन्वर्ज हो जाएगी या तो क्या हो जाएगी सर, डाइवर्ज हो जाएगी। मेजर ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज द फ्लक्स। अब ये तो आपने जुबान ही बता दिया क्या, 10 फील्ड लाइंस, 20 फील्ड लाइंस, 50 फील्ड लाइन, जितनी ज़्यादा होगी, लेकिन मैथमेटिकली कैसे समझा दोगे मुझे, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम कैसे मेजर करते हैं, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, किससे सर, फाई इज अ ग्रीक वर्ड, फाई। अब छोटा फ्लक्स है, छोटी सरफेस एरिया तो कम फ्लक्स होगा, तो डी फाई हम लेते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई के माने अगर मैं यहाँ लिख दूँ, ई के माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किसके बराबर होता है सर, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ किस किस का सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया एलिमेंट, एंड एरिया एलिमेंट आपके पास क्या है, एक्चुअली इट्स कॉल्ड एरिया वेक्टर, रिमेंबर दैट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये आपके पास आएगा एरिया वेक्टर। अभी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मालूम, क्यों ई आ जाएगा, क्यों ई आ गया बता सकते हो, आपको तो मालूम है ना सर, जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज आपके पास हो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करनी है, उसके लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किया ना मेजर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जितना ज़्यादा फोर्स होगा एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे, उतनी ज़्यादा क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस तरह भी बता दिया। अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मीन्स फ्लक्स किसके साथ रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और हमने तो बोला ये जो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दे शुड पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो एरिया वेक्टर भी जरूरी आने वाला है। कैन यू डिफाइन व्हाट इज एन एरिया वेक्टर, लोअर क्लास में पढ़ा होगा, लोअर मतलब 11th क्लास में तो पढ़ा होगा ना कम से कम, बता दो एरिया वेक्टर क्या होता है, बोलो बोलो, एरिया वेक्टर बोलो, इर्तिजा जी बोलिए, साकिब सर विनर्स, एरिया वेक्टर क्या हो,
एरिया स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी क्या सर? ताफश नेबरकिन एरिया स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी कौन सी? हाँ बोलो, स्केलर क्वांटिटी। यू डोंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन इन ऑर्डर टू डिफाइन एरिया। मत ना सर तुझना मना एरिया लक्चार पट एरिया किसके बराबर होता है? इट्स 2 डायमेंशनल क्वांटिटी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर रेक्टेंगल का किसी का भी निकालना है, मतलब 2 डायमेंशन आपके पास चाहिए, आप डायरेक्शन नहीं देखते। लेकिन अगर आप क्या कर लोगे, मान लीजिए आपके पास छोटा सा एरिया एलिमेंट है, छोटा सा एरिया एलिमेंट है ds, मतलब इसका एरिया कितना है? ds मतलब छोटा सा एरिया, ये इसका एरिया है ds, या आप a लिख सकते हो, या s लिख सकते हो, da लिख सकते हो, कुछ भी। अब एक वेक्टर जो कि इस सरफेस को मैं नॉर्मली ड्रा कर दूं, एक वेक्टर जो कि इस सरफेस को मैं नॉर्मली ड्रा कर दूं इन आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट वेक्टर वी कॉल एज एरिया वेक्टर। क्या कहते हैं इसको सर? एरिया वेक्टर। सो फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, मान लीजिए आपके पास ये एक सरफेस है, नाउ ड्रॉ ए वेक्टर विच इज नॉर्मल टू दिस सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट वेक्टर इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। अब मुझे बता दो, ये स्फीयर है, इस पे एरिया वेक्टर कैसे डालेगा? यहाँ तो सेम होगा, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, डायरेक्शन क्या होगी? नहीं डिफरेंट लग रहा है। अगर यहाँ पर गू लगा सो कैसे यहाँ पर कैसे यहाँ पर ही चाकून ही ना सो आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर है तो 2 चीजें जरूरी होगी कम से कम, मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तभी हम लिखते हैं किसी भी वेक्टर को इसका मैग्नीट्यूड पार्ट एंड डायरेक्शन वाला पार्ट, जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। पढ़ा होगा 11th क्लास में, एन कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, बट इट प्रोड्यूस डायरेक्शन टू ए वेक्टर। ठीक है, कोई भी वेक्टर इसके 2 हिस्से होते हैं, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट और डायरेक्शन वाला पार्ट। सो मैं ds वेक्टर को ऐसे भी लिखता हूं, देखो कैसे, ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो मॉड लगाते हो ना, इट मीन्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर एन कैप। अब फर्क है एरिया और एरिया वेक्टर के दरमियान, यस है ना। एरिया आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में आप यूज़ करते हैं। कहीं पे भी आपको यूज़ होगा, चाहे 10th 11th 12th मरते दम तक आपको यूज़ होगा एरिया वेक्टर। इसकी कोई डेफिनेशन अलग से नहीं है, ना तो ये चेंज होगी। ठीक है, आई बात समझ? ये क्यों मैंने बता दिया, यहाँ पे यूज़ किया था ds वेक्टर। अब डॉट क्या होता है? डॉट ने क्या? डॉट मुस्कान जी बोलिए। अच्छा, ये दोनों सेम है? अरे मैडम जी, ये दोनों सेम है? तो फिर ये सेम है आपके हिसाब से, है ना? अरे है ना सेम? चलो अच्छी बात, माशाल्लाह। ये सेम है कि डिफरेंट से क्या होना? इतकेट ना, इच्छा सेम कि डिफरेंट? तौहीद बोलो, डिफरेंट है। ये क्या है और ये क्या है? अरे पढ़ा तो है ना, समय नकार कर, मेरे पास पढ़ा है आप बताओ, ये क्या है और ये क्या है? नहीं मालूम? सेम है, लबैक अरे ये अलग है, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। 2 तशना 11th पर मुते पढ़ा है, सर्टिफिकेट कहाँ है? नहीं निकाली तेल शू मैंने तो शू हवास में मैंने, क्योंकि डॉट और क्रॉस में आपको फ़र्क ही नहीं है। तुझे लक्चर पढ़ा सर ना, इसे पढ़ा लक्चर 2 into 3 और 2 into 3, हाँ ये अलग चीज़ है, ये स्केलर आपके पास है। ठीक है, अब देखो डॉट क्या होता है और क्रॉस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। डॉट प्रोडक्ट, अगर 2 वेक्टर्स को आपको प्रोडक्ट करना होगा, लेकिन आंसर चाहिए आपको स्केलर, मतलब कि वेक्टर नहीं चाहिए, लेकिन 2 वेक्टर्स का अगर आपको प्रोडक्ट करना है, आंसर स्केलर चाहिए, तब आपको डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि बराबर होता है AB cos ऑफ थीटा। लेकिन 2 वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट करना, लेकिन रिजल्ट भी आपके पास क्या चाहिए? वेक्टर ही चाहिए, तब आप क्रॉस का यूज करते हो, दैट इज AB साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप। या इसलिए यूनिट वेक्टर आया क्योंकि ये वेक्टर ही निकलेगा वापस, है ना सर? इसमें यूनिट वेक्टर नहीं आया क्योंकि मैग्नीट्यूड पोर्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड पोर्शन और ये इसका यूनिट वेक्टर। अगर ना तो गुप्पा न से हो, आप लोगों ने पढ़ा ना
टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां तो पता है आपको टॉर्क किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा इट्स इक्वल टू पी क्रॉस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में। अस्वीकृत के समझौता है सर ऐसे गुपन, वैसे तो हमें इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, डॉट लिखा हो या क्रॉस लिखा हो, फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, है ना, ये अलग चीज़ है, ठीक है। सो ये डॉट प्रोडक्ट है और ये क्रॉस। अच्छा एग्जांपल दो डॉट की, वर्क पढ़ा है बचपन में, वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डी एस से डी एक्स से कुछ भी लिखो। अब ये डी एक्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, मैं ऐसे भी लिखूंगा तो ये समझो ये एरिया वेक्टर एफ डॉट आर, इसको ऐसे लिख सकते हो। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, जनरल फॉर्मूला टॉर्क की, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ के बराबर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क जो एक्सपीरियंस किया डाइपोल ने वो पी क्रॉस ई के बराबर था, ठीक है, आई बात समझ। अब ये जो चीज़ एक्चुअली थी वो यही चीज़ है हमारे पास यहाँ पे। और आपको मालूम है डॉट कैसे करते हैं, नहीं मालूम, समझा देता हूँ यहाँ पे, ध्यान रखो। मान लीजिए कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है आपके पास, इसका पूरा सरफेस एरिया एस है, कितना, अब छोटा सा सरफेस एरिया मैंने लिया डी एस, क्या लिया सर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, हाँ सर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इससे एक वेक्टर ड्रा कर सकता हूँ मैं, उस वेक्टर को क्या कहते हैं सर, एरिया वेक्टर, जो कि नॉर्मली होगा, इसके नॉर्मली, ये सरफेस है नॉर्मली होगा, ठीक है, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे फील्ड लाइंस निकलेगी, हाँ सर, उनका जो मेजर है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर सर, अभी तो सिखाया, ई डॉट डी एस के बराबर होगा, होगा कि नहीं। अब पूरी सरफेस, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट कितने हो गए सर, बहुत सारे, क्या ये कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस, क्योंकि आप मत एक एलिमेंट इधर लोगे दूसरा इधर लोगे, नहीं, साथ साथ लोगे सारे एलिमेंट्स, है ना सर, हर एक जगह। जब भी कंटिन्यूस चीजों को ऐड किया जाता है वो यूज इंटीग्रेशन। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मैं डिनोट किससे करूँगा, फाई से, ठीक है, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक है ना, और वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे है डी फाई ई डॉट डी एस, ई डॉट, बात है समझ। अच्छा, और ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, क्या ये क्लोज्ड सरफेस है कि ओपन सरफेस, ये क्लोज्ड है, हम ऐसे क्लोज्ड इंटीग्रल लेते हैं ऐसे करके, इट मीन्स इट इज ए क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब सरफेस आपके पास क्लोज्ड है। और ये पूरी सरफेस में मैं यहाँ S लिखूंगा, S मतलब पूरी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी, यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट, ठीक है। आई बात समझ। एक छोटी सी एग्जांपल उससे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, ये वाली सरफेस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर से निकलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये एरिया वेक्टर है, ये क्या है सर, ये क्यों टेढ़ा डाला, मान लीजिए ऐसा कुछ है, सरफेस ऐसी है, फील्ड लाइन्स इधर से, ये ना सरफेस, या ऐसे करके सरफेस, तो मान लीजिए आपके पास एरिया वेक्टर ऐसे पड़ेगा ना, फील्ड लाइंस मैंने ऐसे बना दी, फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमेशा एरिया वेक्टर नॉर्मल होगा सरफेस को, क्या होगा, ये ना सरफेस ऐसे होगा, आप कभी ऐसे नहीं बना सकते, लेकिन हो सकता है फील्ड लाइंस ऐसे निकले, ऐसे निकले, ऐसे निकले, ऐसे निकले, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा सर, नॉर्मल टू द सरफेस, रिमेंबर दैट इन योर माइंड, ठीक है। अब ध्यान रखो, इनके अंदर में कुछ एंगल कुछ है थीटा मान लीजिए। अब आपसे बोला गया कि मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसकी वजह से फील्ड लाइन्स कितनी निकलेगी, वहाँ से फील्ड लाइन्स कितनी निकलेगी वहाँ पे। सो उसके लिए गिवन है आपके पास है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है ना, और एरिया वेक्टर आपके पास यहाँ पे गिवन है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। सो दोनों चीज़ें गिवन है, दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी और एरिया वेक्टर भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना आपके, और इतना ही नहीं बोला गया है। अच्छा ठीक है, ये सरफेस है, इनके दरमियान ये एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान, बता दो ये थीटा कितना है, एक तो थीटा, दूसरा फ्लक्स भी बता दो कितना है। कैसे करें, बोलो बोलो, तो आप बोलोगे सर अभी तो सिखाया, क्या चीज़, फ्लक्स, किसके बराबर सर, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, तो डॉट करना है, डॉट आता है करना, डॉट आता है करना सर, ऐसे पूछ हुई नहीं, ये डॉट क्या को
सो डॉट कैसे करते हैं सीखो। आई वाले कंपोनेंट को आई के साथ, जे वाले को जे, के वाले को, ये शॉर्टकट है, ठीक है। सर 2 इंटू इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 2 इंटू 1 इज 2, यहाँ लिखोगे 2 प्लस 3 इंटू -1 इज -3, यहाँ लिखोगे -3। अच्छा -6 इंटू 2 इज -12, तो -12, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा -12, -3, -15, -15 प्लस 2 आ जाएगा -30, नेगेटिव आया ना, है ना। -12 तो प्लस 2 आ गया, -10, -10, -3, टोटल आ गया -13। अब इसका यूनिट होगा क्या, मैंने बता दिया इससे पहले यूनिट नहीं सर, यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज वेबर्स। क्या है सर, इसका जो यूनिट है SI यूनिट, वो क्या है सर, वेबर, ठीक है। दूसरा यूनिट भी है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे पढ़ोगे टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, d5 का वैल्यू कितना आया सर, -30, लेके क्या लिखोगे सर, वेबर्स, वेबर्स इसका मेजर है। अब ये नेगेटिव आया कि पॉजिटिव, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव, बोलो। ये आया नेगेटिव, जब भी फ्लक्स निकलेगा नेगेटिव इट मीन्स इट इज कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। अब बताओ सर आपने क्यों ऐसे बनाया, ऐसे मैंने रैंडमली बना दिया, मतलब कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी सर, इनवर्ड्स, है ना। नेगेटिव निकला ना, नेगेटिव का मतलब है फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी सर, इनवर्ड्स, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, कन्वर्जिंग का मतलब है इनवर्ड्स, ठीक है। बोर्ड में तो ये पूछा जा सकता है ऐसे, इस लेवल का सवाल डायरेक्ट ई और डी एस आपको गिवन है, डायरेक्टली डॉट करो आपके पास। इवन एंट्रेंस में भी पूछा जा सकता है, इजी लेवल का सवाल है यहाँ पे। अब थीटा निकालना है, आपने पढ़ा है डॉट किसके बराबर, अभी बता दिया ना सर, ई डॉट डी एस किसके बराबर होगा सर, ई डॉट डी एस होता है ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, जिस तरह ए डॉट भी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब ई डॉट डी एस निकला -13, कितना निकला, शाबाश। अब E का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बता दो, E का वैल्यू कितना गिवन था, क्या था E का वैल्यू, 2i कैप 3j कैप -6c कैप। E का वैल्यू था 2i कैप, फिर क्या था प्लस था प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप -6k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर, z 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -6 स्क्वायर इज +36, है ना। यह आएगा अंडर रूट ऑफ 49, जिसको 7 कहते हैं, है ना सर। अब इस तरह ds भी गिवन था, i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, ये किसका वैल्यू है सर, ds वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर के बगैर लिखेंगे, वो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1, -1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, ये अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा सर 6, डालो इधर, ये क्या आया 7, अंडर रूट ऑफ 6 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू है -13/7 रूट 6, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स, क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स -13/7 रूट। ये वैल्यू तो कोई नहीं निकाल सकता है ऐसे विदाउट कैलकुलेटर, कोई भी नहीं, खतरनाक से खतरनाक टीचर हो नहीं निकाल सकता है, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू, हाँ आप ऐसे अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हो। अब ये बता सकते हो ये वैल्यू नेगेटिव की पॉजिटिव, कॉस का वैल्यू नेगेटिव कब होता है, जब थीटा होगा ऑब्ट्यूज, क्या होगा सर ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मालूम, ऑब्ट्यूज मालूम है, कच्छो पाई। ऑब्ट्यूज के माने है थीटा इट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस और इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये तो अंदाज़ा लगाओगे आप, जो थीटा होगा ना ऑप्शंस में, 4 ऑप्शन हो गए एंट्रेंस में, आप बता दोगे इट विल बी इन बिटवीन 90 एंड 180, इनके दरमियान। कुछ मान लीजिए आपके पास 270 गिवन है, मान लीजिए 30 है, तो वो 2 ऑप्शन एक्सक्लूड हो गए, फिर लड़ाई ये 2 ऑप्शन के दरमियान 50-50 आप खेल सकते हैं, ठीक है ना, अगर नहीं भी आएगा, ठीक है। ये बात आई समझ, कोई कन्फ्यूजन, क्लियर आया समझ, क्या आवाज़ किन्ना क्या टाइम आया, व्हाट इज द TM, नहीं टाइम क्या है, बोलो बोलो, 3:30,
अभी टाइम है। हाँ ज़रा ये सवाल कर दो, आपके पास गिवन है, क्या गिवन है? ये स्क्वायर है, क्या है सर? 0.1 mm। अब ये स्क्वायर नहीं लग रहा है तो लेकिन मान लो स्क्वायर है 0.1 mm, ठीक है, साइड है इसका। और ध्यान रखो ये आपके पास है स्क्वायर 0.1। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू भी गिवन है I कैप -2j कैप प्लस सेवन की कैप, ठीक है, ये क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। आपसे बोला गया कि मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो भी मैक्सिमम, वो कितना हो, ज़रा कैलकुलेट कर दो। आपके पास 2 मिनट है, करो जल्दी, 2 मिनट में कैलकुलेट करके दो, 2 मिनट है आपके पास, करके दो जल्दी। बोलो बोलो मैडम, क्या आया, आंसर आया कुछ? हाँ, इसमें कितना टाइम लगेगा? एक ही शाह मशीकरण कह रही मुस्कान जी, इसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान ही होती है, नाम भी अच्छा है मुस्कान। कारस साहब जी ये कल क्या एग्जाम से पत क्या करो तत तवीद करो, क्या है आंसर? नहीं कुछ? बूझती क्या करो, शाबाश, घंटी बजने वाले आप लोगों की। मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है। मैक्सिमम कब होगा फ्लक्स? आपको पता है कि डी फाई का वैल्यू ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, तो फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, है ना, तो मैक्सिमम होगा ई डी एस, सिंपल। अब ई का वैल्यू निकालो, मैग्नीट्यूड, शाबाश शाबाश, बातें नहीं करनी है, सवाल करना है, पता चलेगा ना कौन सही है कौन गलत। मैं क्या तो दुश्मन पान में, मतलब सवाल करने के वक्त होता है दुश्मन, रेस लगती है ना। ए साकिब साहब क्यों साहब, हाँ तौहीद कितना आया कुछ? अब बच गई आप लोगों की घंटी। अब देखो हमें है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम किसके बराबर, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, थीटा 0 डिग्री होने चाहिए ताकि मैक्सिमम, कॉस 0 इज 1, तो ई डी एस मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि देखिए ये आपके पास एरिया वेक्टर अगर इसी डायरेक्शन में है, अगर एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होनी चाहिए इसी डायरेक्शन में। शुद्ध ही कहा था, अगर आपके पास मान लीजिए ये सरफेस है, अगर ध्यान रखना, अगर एरिया वेक्टर कैसे डलेगा, ऐसे, है ना, फील्ड लाइंस भी अगर इसी डायरेक्शन में होगी ज़्यादा पास होगी। अगर ऐसा होगा एरिया वेक्टर ऐसे, फील्ड लाइंस ऐसे होगी तो ज़्यादातर पास नहीं होगी, कम ही पास होगी। अगर ऐसी इसी डायरेक्शन में होगी पैरेलल टू एरिया वेक्टर बट नॉर्मल टू सरफेस, पर देखो ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में, आपस में क्या हो गया सर, वो पैरेलल। लेकिन अगर आप देखोगे ये सरफेस है, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर इसको क्या है, नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसको क्या है, नॉर्मल। सरफेस को तो नॉर्मल है लेकिन एरिया वेक्टर को वो पैरेलल है, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब ये कितना आएगा, ई का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसको, ई का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बोलो, ई का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर नेगेटिव 2 स्क्वायर इज +4, 7 स्क्वायर इज 49, तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 54। बता सकते हैं ये वैल्यू कितना है अंदाजे से, 7 7 और यस ना, इट विल बी 7 स्क्वायर, है ना, 7 स्क्वायर, और ये 54 होगा इससे बड़ा बट लेस देन 8 स्क्वायर से, है ना सर, 8 स्क्वायर इज 64, है ना, सॉरी 64।
ठीक है। तो 49 और 64 के दरमियान है 54। सो 54 इनके दरमियान आएगा, ज़्यादा करीब किसके आएगा 49 के। तो इसका रूट जो होगा नज़दीक 7 के, तो नियर अबाउट 7.3 आने वाला है। ठीक है ना, ऐसे अंदाजे से आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये 7.3 आया, शाबाश। DS एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। तो साइड इसका x मान लेते हैं, वो है 0.1 mm, लेकिन इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। 0.1 1 mm होता है 10⁻³ मीटर, है ना सर। अब ये तो साइड है, अब निकालो एरिया। एरिया क्या आएगा, साइड स्क्वायर x स्क्वायर। कर दो इसको स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁴। हाँ लिख सकते हैं ना सर, 1 × 10⁻⁴। कैसे, क्योंकि जब आप पॉइंट आगे एक स्टेप लोगे तो पावर एक नेगेटिव हो जाता है। तो इसका स्क्वायर कर दो, 1 स्क्वायर इज 1, -4 का स्क्वायर आएगा -8। 16 नहीं लिखना, क्योंकि यह 10⁻⁴ का स्क्वायर, 4 2 are 8, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या आंसर, ये आया समझ इधर तक। हाँ इस तरह सारी उभरता हूँ। ये आ जाएगा मैडम जी 1 × 10⁻⁴ मीटर। ये आया समझ, वहाँ लिख भी था। हमें क्या निकालना है, एरिया, है ना सर। एरिया है ना, स्मॉल एरिया DS। तो क्या आएगा, साइड स्क्वायर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर मतलब 1 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, 4 2 are 8, 10⁻⁸। आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1 × 10⁻⁸। ठीक है ना। तो आंसर किस में आने वाला है, वेबर्स में, है ना, इसका यूनिट WB। तो आंसर है 7.3 × 10⁻⁸ वेबर। ठीक, आई बात समझ, ये ताकि वहाँ आओ समझ किन कैलकुलेट गो कतन कैलकुलेशन, यह 5th क्लास। अगर ये प्रॉब्लम है, ये फिजिक्स प्रॉब्लम, ये मैथ की प्रॉब्लम है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आता है कि ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है। क्या किया हमने, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, साइड गिवन था, मैक्सिमम फ्लक्स निकालना था। मैक्सिमम तब होगा जब थीटा कितना होगा सर, 0 डिग्री। वनु गरुश में थे ध्यान इत वनु गरुश में ये जो आपके पास एरिया वेक्टर होगा ना, ये और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों क्या होगी, पैरेलल। ये गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ब्याह से एरिया वेक्टर थे, ये मासन पान वन पैरेलल पैरेलल, मतलब थीटा कितना होगा 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री होगा। cos 0 इज 1, तो ये बनी EDS। अब E का मैग्नीट्यूड कैसे, √ऑफ x कंपोनेंट्स के 1 स्क्वायर इज 1, -2 स्क्वायर इज 4, 7 स्क्वायर 49, यह √54 जो कि 7.3 होता है। अंदाजे से मैंने बोला कित करते थे तो अच्छा कैलकुलेटर सत, मगर एंट्रेंस मा तुम नफसी नफसी। हाँ वो छोटा कैलकुलेटर होता है ना, वो छोटा। हाँ तभी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी, है ना, वहाँ मत जक मारोगे। तो ये 7.3 आया। अब एरिया साइड क्या शेमिक 0.1 mm, तो इसको मीटर में तो ना पाए 8 मीटर कचस mm गए 10⁻³ mm। तो उल्टा बताओ 1 mm कितना आएगा, 1 mm आएगा 10⁻³ मीटर। लिखा 10⁻³ 1 mm के बदले पॉइंट एक स्टेप आ गए तो ये नेगेटिव पावर और एक हो जाएगा, तो बनेगा 10⁻⁴ ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर कर दो, एरिया साइड स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, इसका 4 2 are 8, -8, ये को रियाज से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई बात समझ, इसको बंद करो।